Everyone. So our today topic is respiration in human and plants. So human में मैंने कुछ बताया था कि respiration किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी. आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे humans में respiration होता है, then हम देखेंगे कि plants में कैसे respiration होता है. So let's move to the topic. देखो, सबसे पहले अगर हम देखें ह्यूमन को, तो देखो अगर हम सांस ले रहे हैं तो किसकी वजह से ले रहे हैं? नोज़. ओके. तो अगर हम कहें कि ह्यूमन बींग्स में एयर कौन लेता है, वो कौन लेगा? नॉस्ट्रिल लेगा. ओके. हमने सांस ली, एयर हमारी बॉडी के अंदर चले गई, नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर क्या चली गई? एयर. तो हम ऐसे कह सकते हैं एयर थी, एयर किसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गई? बॉडी में गई हमारे, किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू. ओके. नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चली गई है. अब क्या होगा? ये जो एयर है ये होगी फिल्टर्ड. ये एयर क्या होगा? इसका होगा फिल्ट्रेशन. एयर फिल्टर होगी किसके थ्रू? बाय नॉस्ट्रिल्स. एंड एक और चीज़ होती है, वो है म्यूकस. नॉस्ट्रिल और म्यूकस से क्या होगा आपका? अब आपकी गैस जो होगी उसका फिल्ट्रेशन होगा. सबसे पहले हमने सांस ली तो हमारी नोज़ के थ्रू क्या हुआ? एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर की. जैसे ही हम सांस ले रहे हैं तो हमारी नोस्ट्रिल क्या करेगी? एयर का सबसे पहले फिल्ट्रेशन करेगी. आपने देखा होगा कि हमारे नोज़ के अंदर बाल होते हैं. क्यों होते हैं? कि जो मतलब कि एयर आए लेकिन कोई डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए. ठीक है. तो नोस्ट्रिल में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन का काम भी हुआ. देन एयर कहाँ चले जाएगी? आपके थ्रोट के थ्रू. कहाँ चली जाएगी? आपके लंग्स में चली जाएगी. ओके. सो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है ये. जस्ट वेट. ये हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है. ये आपका अब एयर जाएगी, फिर हम बनाएंगे लंग्स बनाएंगे. सो आपको पता है कि एयर कहाँ आती है? हमारे लंग्स में आती है. सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपका नोज़ है. नोज़ ने क्या किया? एयर को अंदर की तरफ लिया. ठीक है. अंदर हमारी बॉडी की तरफ एंटर कराई नोज़ ने क्या? आपका एयर. देन उसके बाद क्या हुआ? एयर एंटर करने के बाद हमारे नॉस्ट्रिल ने क्या? फिल्ट्रेशन का काम किया कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा पाए. आपने और इसमें मैंने बताया कि जैसे कि हमारी नोज़ में क्यों होते हैं हेयर? बिकॉज कि वो क्या करती है? वहाँ पे फिल्ट्रेशन में भी हेल्प थोड़ा करते हैं हमारे हेयर्स. ओके. देन एयर हमारी बॉडी के अंदर आई. तो अब क्या हुआ? एयर यहाँ अंदर आ चुकी है. तो एयर अब कहाँ चली जाएगी? हमारे लंग्स की तरफ. लंग्स में चली जाएगी एयर. एयर लंग्स में चली गई है. ओके. अब ये क्या होंगे? जो एयर के पैसेज हैं, आपने देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ पैसेज बने हुए हैं, डिवाइड हुए हैं कुछ पैसेज. ठीक है. स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हुए हैं. तो ये एयर कहाँ जाएंगे? इस स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में जाएगा. एयर क्या जाएगी? इस स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में आपके एंटर करेगी. देन इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है. ये वाला स्ट्रक्चर, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एल्वेओली. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एल्वेओली. एल्वेओली का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये है हमारी एल्वेओली. ठीक है. जो कि किस चीज़ में करेगी? गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी. सो आई होप आपको इतनी अभी तक कहानी समझ में आई होगी कि हमने सांस ली, हमारे नोज़ में हमारी नॉस्ट्रिल ने क्या किया? एयर को अंदर की तरफ लिया. एंड देन वहीं पे उसने क्या किया? फिल्ट्रेशन का काम किया. एयर फिल्टर हुई और वो हमारे थ्रोट के थ्रू लंग्स में आ गई. देन एयर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में गई. ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स हैं. ठीक है. एंड उसके बाद
आपकी एयर किस में गई, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में गई जिसका नाम है एल्वेओली, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखो मैं कह रही हूँ कि हमारी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन में आपको पता है हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्वेओली से आपने सांस ली, बॉडी के अंदर O2 लंग्स में हमारे ऑक्सीजन आ गई, एल्वेओली में आपकी ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, रेड ब्लड सेल कनेक्टेड होती है आपके लंग्स से। ओके, तो रेड ब्लड सेल क्या करेगी, यहाँ से आपके लंग्स से आपके क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी। और हम क्या करेगी, रेड ब्लड सेल इसने ऑक्सीजन ली एंड देन ये रेड ब्लड सेल क्या करेगी, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करेगी, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि लंग्स में आपका ऑक्सीजन आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में साथ में कौन हेल्प कर रहा है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन को लिया एंड देन उसे एक सेल से दूसरी सेल में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्ट किया। सो ब्रीथिंग क्या आप समझ गए कि ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहे हैं, लंग्स में। लंग्स में भी कहाँ पे, एल्वेओली में। एल्वेओली में आपकी ऑक्सीजन आई, और वही रेड ब्लड सेल ने क्या किया, रेड ब्लड सेल ने आपका कार्बन डाइऑक्साइड ली है। रेड ब्लड सेल क्या करेगी, यहाँ से लंग्स को दे देगी कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स से ले लेगी ऑक्सीजन। लेने और देने का काम दोनों हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, आप ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है आपकी एल्वेओली में, और एल्वेओली प्रेजेंट है आपके लंग्स में। तो अगर हम इसके स्टेप्स देखें, क्या स्टेप्स हैं, रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखें तो क्या है, ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के देखते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग आपको मैंने इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो इस सीधे हम डायरेक्ट देखते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, गैसेस का एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। किस किस के बीच में, आपके ब्लड एंड लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं आपके लंग्स एंड ब्लड के बीच में। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल टिश्यू का रेस्पिरेशन कैसे होगा, देखो ये तो हमने देखा, अभी हमने देखा कि रेड ब्लड सेल क्या करती है, उसने लंग्स में भी कहाँ, एल्वेओली में ऑक्सीजन ली और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो इसी को हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। इंटरनल टिश्यू का रेस्पिरेशन कैसे होता है, इंटरनल टिश्यू से ही आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे आप किससे लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हम टिश्यू और ब्लड के बीच में। तो इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज का काम होगा। मतलब कि यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ब्लड से आपने देखा कि ब्लड ने लंग से लिया था, अब ऑक्सीजन, राइट, एंड देन अब ये किसको दे देगी, टिश्यू, और वहीं टिश्यू क्या कर देगा, ब्लड को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या कहलाए, इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। अब लास्ट आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आखिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने जब कल पढ़े थे एरोबिक एनारोबिक, यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन आया था। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कहाँ, टिश्यू में। टिश्यू में एनर्जी का फॉर्मेशन क्या कहलाया आपका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सो हमने देख लिया ब्रीथिंग किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, जब ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो गैसेस का, लंग्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को आपके ऑक्सीजन दे रहे हैं, वहीं ब्लड लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये आपका कहलाया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल में क्या हुआ, ब्लड ने लंग्स से लिया और वो गया टिश्यू के पास, वहीं ब्लड ने टिश्यू को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, और वहीं टिश्यू ने ब्लड को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके क्या होगा, फॉर्मेशन होगी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, किसमें, टिश्यू में, वही चीज़ क्या कहलाई आपकी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको इतनी अभी तक स्टोरी तो समझ में आ ही गई होगी। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो हम क्या कह सकते हैं कि कितने % कहाँ होता है, कैसे होता है। तो देखो 97% क्या होता है, 97% कंबाइंड स्टेट होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। 97% कंबाइंड स्टेट होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 97 इन कंबाइंड स्टेट विथ हीमोग्लोबिन कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब 90% आपका हीमोग्लोबिन कंबाइंड हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वही क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। व्हेन 90% हीमोग्लोबिन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही मैं कह रही हूँ 3% क्या हो गया, आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। 3% क्या होता है, आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। सो आप, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर मैं कहूँ ट्रांसपोर्टेशन की बात, तो 97% क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है, और उसी को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वहीं बचा 3% जो है वो आपका क्या होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ये तो कहानी थी आपकी ऑक्सीजन की, कि इतना % ऑक्सीजन कंबाइन हो, इसके साथ कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड 3% प्लाज्मा के साथ। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात। 5 to 7% ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ओके। 9 to 7% प्लाज्मा में होता है। वही ऑक्सीजन कितना होता है प्लाज्मा में, 3%। यहाँ पे 5 to 7% क्या होगा, आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, क्या, ऑक्सीजन। 70% आपका जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में ही। 70% किस में आ जाता है, ये बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है, और वो भी किस में ही, प्लाज्मा में ही। वहीं 27% जो होता है ये कंबाइंड स्टेट होती है हीमोग्लोबिन के साथ। 23% कंबाइंड स्टेट होती है आपकी हीमोग्लोबिन के साथ। अब देखिए, हमने जब देखा था कि आपका 97% जब कंबाइन हुआ था हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमने कहा था उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब मैं कह रही हूँ कि वहीं जब ये 20% कंबाइन हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन, तो इसको तब क्या कहेंगे, तब इसे कहते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। सो आई होप आपको इतनी कहानी अभी तक समझ में आई होगी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्या हुआ, हमने सांस ली, हमारे नॉस्ट्रिल से क्या हुआ, नॉस्ट्रिल ने एयर को अंदर की हमारी बॉडी की तरफ लिया, एंड नॉस्ट्रिल वहीं पे क्या करेगी, फिल्ट्रेशन का काम करेगी। उसने एयर को फिल्ट्रेट किया एंड देन उसको लंग्स में पहुंचा दिया। लंग्स में आपने देखा कि छोटे छोटे से पार्ट्स डिवाइड हुए हैं। जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसे एल्वेओली कह रहे हैं, जो कि क्या काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। एंड देन जैसे एल्वेओली में आपका ऑक्सीजन पहुंची, एल्वेओली ने क्या किया, उसे रेड ब्लड सेल को दे दिया, और वही रेड ब्लड सेल ने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया आपके एल्वेओली को। देन आपका जो ब्लड है
वो कहाँ ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को भेजेगी अब आपके ब्लड से टिश्यू में। और जब ब्लड एंड टिश्यू के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम कह रहे थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर वहाँ से जब ब्लड से ब्लड एंड लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो उसे हम एक्सटर्नल कह रहे हैं। वहीं जब ब्लड से टिश्यू में आपका ऑक्सीजन जा रहा है तो उसे हम इंटरनल कह रहे हैं। एंड देन लास्ट में जब एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाया आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वहीं अगर हम दोनों ट्रांसपोर्टेशन को देखें, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को भी देखें और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ट्रांसपोर्टेशन को देखें, तो O2 के ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, 97% O2 क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। और वहीं यहाँ कितना परसेंट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट कर रहा था, 23% कर रहा था हीमोग्लोबिन के साथ। वहीं हमने देखा कि 3% किस में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, और यहाँ वो डिजॉल्व होता है 5 to 7% प्लाज्मा में। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, 70% ये किस में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस में होता है, और ये भी कहाँ डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा में होता है। सो आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सो प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, अब हम देखते हैं कि डे टाइम में, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम पे आपकी CO2 में जनरेट हुई, ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 जनरेट हुई। ओके, ये हम पढ़े रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन, प्लांट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो ये गलत है। वो फोटोसिंथेसिस के टाइम करती है, लेकिन जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो हमारी तरह करते हैं कि ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, डे टाइम में क्या हुआ, ड्यूरिंग डे टाइम CO2 आपकी क्या हुई, जनरेट हुई, रेस्पिरेशन में क्या हुई, CO2 आपकी जनरेट हुई। साथ ही साथ आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस भी होती है। फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होने में आपको पता है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे यूटिलाइज्ड हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में, तो तब क्या होगा, आपकी O2 रिलीज हो जा रही है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। डे टाइम पे आपकी सबसे पहले रेस्पिरेशन हुआ जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ चली गई, फोटोसिंथेसिस में चले गई और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गई। बट नाइट में क्या होता है, क्योंकि ये तो डे की स्टोरी है कि दिन में ये सब कुछ होता है, लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस आपको मैंने बताया है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, लीव्स क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपने लिए क्या बनाती है, खाना बनाती हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट में। सो नाइट में क्या हुआ, नाइट में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है। फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डे टाइम में क्या होता है एंड नाइट में क्या होता है। सो द प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट के पास कोई भी एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने देखा, हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमने सांस लेने के लिए हमारे पास नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है, एयर को सारे काम कर रही है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता है जो स्पेसिफिक उसी वो के लिए हो कि लंग्स क्या कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं देन उसको अदर पार्ट्स में पहुंचा रहे हैं। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट्स में क्या होता है,
प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, मतलब कि पार्ट का हर पार्ट वो किस में इन्वॉल्व होता है? रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। प्लांट भी वही काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी हमने देखा। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, बट किसकी हेल्प से करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से। अब ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, चलो ये देखते हैं। देखिए, मैं कह रही हूं कि ये एक ऐसा सरफेस है जहां पे, अब देखिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट्स, ये समझ लो ये प्लांट्स के अंदर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है और एटमॉस्फेयर में है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। जितना अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ मैंने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ क्या है? हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहाँ मैं कह रही हूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लो अमाउंट में है। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस क्या हुई? डिफ्यूज़न में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ की तरफ जाते हैं? लो की तरफ जाते हैं। तो मैंने बोला कि प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ की तरफ मूव करेगी? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रही है। वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ अंदर आपका जो O2 है, मतलब कि ऑक्सीजन, ये बहुत कम अमाउंट में है और बाहर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन का मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। और यही डिफ्यूजन है, जब व्हेन मॉलिक्यूल मूव टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। एंड तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज हो रही है। अब देखिए, हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन, अलग अलग प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन होता है। आप जानते हैं कि क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज की क्या कौन सी होती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब देखिए प्लांट्स में क्या होता है, अलग अलग, मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में आपके गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं उन्हें देखते हैं। स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? ये आपके लीव्स में प्रेजेंट हो गया या ग्रीन स्टेम में होगा। तो स्टोमेटा को देख लेते हैं हम। देखिए, हमने यहाँ पे एक लीफ ली है, ये हमारी एक लीफ है। अब मैं इस लीफ को अगर जूम करके देखूं, मैंने ये लीफ है, इसको मैं अब जूम करके देख रही हूँ, तो इस लीफ के अंदर मुझे कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जैसे ये ओपन है, वहीं मैं कुछ और बना रही हूँ। सो ये क्या है? ये होते हैं स्टोमेटा। ये क्या होते हैं? ये स्टोमेटा होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। स्टोमेटा ऐसे होते हैं। ये क्या कहाँ मिलेंगे आपको? लीव्स में या फिर ग्रीन स्टेम में मिलेंगे, जो कि हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। वहीं हम देख रहे हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये कहाँ पे मिलते हैं? लेंटिसेल्स हैं, ये आपको वुडी स्टेम्स में मिलेंगे या रूट्स में मिलेंगे। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? रूट हेयर, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? यंग रूट्स में। रूट हेयर आपको पता है कैसे क्या होते हैं? ये समझ लीजिए, ये एक रूट है, ये प्राइमरी रूट है। इस प्राइमरी रूट से कुछ सेकेंडरी रूट्स निकली, इन सेकेंडरी रूट से फिर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले। ये हैं आपके टर्सरी रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो रूट हेयर क्या करते हैं?
यहाँ अभी तक हमने देखा कि हमें पता है कि रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये किस तरीके से आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। वहीं दूसरा हमने देखा था लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, अगर आपने देखा हो स्टेम, तो आपने देखा होगा स्टेम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे पोर बने होते हैं। आप अगर ध्यान से देखो इस तरीके से पोर्स बने होते हैं। इन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लेंटिसेल्स। इन्हीं पोर्स को कहा जाता है लेंटिसेल्स, जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब देखने वाले हैं रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू, कि स्टोमेटा के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है। आपको मैंने बताया कि स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाएगा आपको लीफ के सरफेस पर। यहाँ पे क्या होगा, देखो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन एंटर करेगी कहाँ पे, स्टोमेटा में, बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मैंने बता दिया आपको क्या कहते हैं, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। तो स्टोमेटा में रेस्पिरेशन कैसे होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस की हेल्प से, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल जब लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तभी क्या होगा, आपका डिफ्यूज़न होगा। तो वहीं जब ऑक्सीजन क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और अंदर लीफ के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल कहाँ की तरफ जाएंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और फिर ये कहाँ जाएंगे, लीफ की सेल्स में जाएंगी। देखो जब क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये स्टोमेटा के थ्रू ये कहाँ चले जाएगा, बाहर की तरफ चले जाएगा, ठीक है, सेल से बाहर चले जाएगा, स्टोमेटा खुलेगा और उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर चले जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्टोमेटा में क्या होगा, डिफ्यूज़न की ही प्रोसेस होगी। अगर मैं कह रही हूँ कि स्टोमेटा के अंदर जो सेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर उतना नहीं है, तो तब क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ अंदर ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन कम है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, वैसी प्रोसेस होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल लो की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से स्टोमेटा में रेस्पिरेशन होता है। देन हमने देखा लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, देखिए लेंटिसेल्स क्या है, ओपनिंग ऑफ द बार्क ऑफ ए वुडी स्टेम। मैंने आपको बताया कि पेड़ की जो छाल होती है उस पर आप देखना लेंटिसेल्स लगे होते हैं, इस तरीके से पोर्स जैसे लगे रहते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, आपके लेंटिसेल। ये भी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं हम कि रूट्स में कैसे होता है। देखो रूट्स में क्या होता है, सॉइल क्या करती, आप देखो द सॉइल क्रिएट्स स्मॉल एयर स्पेस अराउंड द सॉइल पार्टिकल। सॉइल क्या करती है, छोटे छोटे से क्या करेगी, एयर स्पेस बना देगी, सॉइल के आसपास क्या करेगी, छोटे छोटे से एयर स्पेस बना देगी, जो किस चीज़ में हेल्प करेगी, जो कि हमें हेल्प करेगी द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द रूट। मतलब कि वो क्या बन जाएंगे, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, आपकी ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगी, जो कि क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन का सोर्स बन जाएगी रूट में। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल डिफ्यूज इनटू द हेयर। देखो मैंने आपको बताया था अभी, ये देखिए ये हमारी सॉइल में क्या हुआ, रूट्स हैं। सो रूट्स में क्या है, ये हमारी रूट्स हैं और वहीं सॉइल में क्या है, छोटे छोटे से एयर स्पेस हैं। इन एयर स्पेस में क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन है इन एयर स्पेस में, तो जो रूट हेयर होगी, रूट हेयर की हेल्प से आपके जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द अदर सेल द रूट्स आफ्टर यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन। रूट्स ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज्ड किया एंड देन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, डिफ्यूज्ड हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी
डिफ्यूज आउट इनटू द सॉइल। रूट के ही थ्रू क्या हुआ, आप रूट के ही थ्रू ऑक्सीजन ली गई और वहीं रूट के ही थ्रू क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी गई। तो इस तरीके से प्लांट्स में रेस्पायरेशन होता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? ओनली ग्रीन सेल्स में, और वही रेस्पायरेशन हर लिविंग, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सब में रेस्पायरेशन होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन सेल्स में होगी। पहला डिफरेंस हमने देख लिया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है, वही रेस्पायरेशन जब तक आपकी लाइफ है तब तक रेस्पायरेशन होता रहेगा। फोटोसिंथेसिस में स्टोरेज का काम होता है, वहीं रेस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी को रिलीज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर की जाती है, वहीं रेस्पायरेशन में एनर्जी को रिलीज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया जाता है, वहीं रेस्पायरेशन में क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया जा रहा था और यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। फोटोसिंथेसिस में फूड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वहीं रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। देख रहे कितना डिफरेंस है। यहाँ फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, वहीं रेस्पायरेशन इसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे फूड और ऑक्सीजन यूज की जा रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये एक एनाबॉलिक एक्टिविटी है, वहीं रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। अब ये एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक से क्या मतलब हुआ, आपसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एनाबॉलिक किसे कहते हैं, कैटाबॉलिक किसे कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स क्या हो, एक बिग मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, व्हेन ए बिग मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन, या फिर आप ये कह सकते हो कि जस्ट वेट, ये देखिए ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, इसका ब्रेक डाउन हो गया स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसका ब्रेक डाउन हो गया, तो ये कहलाती है कैटाबॉलिक। वही मैं कह रही हूँ, ये जो छोटे छोटे हैं ये कन्वर्ट हो गए एक बिग मॉलिक्यूल में, तो ये क्या कहलाई आपकी, एनाबॉलिक। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि एनाबॉलिक किसे कह रहे हैं एंड कैटाबॉलिक किसे कह रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक होगी। एनाबॉलिक का मतलब आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, वहीं कैटाबॉलिक में एक बड़ा मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होके वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसका ऑब्वियसली बात है वेट भी इंक्रीज होगा, और वही मैं कह रही हूँ कि मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे डिक्रीज होगा ही होगा। जो आपका फोटोसिंथेसिस होते हैं उसके जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, वही रेस्पिरेशन के कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो। सो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।